हेलो गाइस, वेलकम टू बिहार एसआई। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को क्विकली रिवाइज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के किस किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाजनपद और उसकी राजधानियां, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर मौर्य वंश, गुप्त काल, इन सबसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ में पुस्तक और लेखक जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सबको हम लोग बहुत क्विकली देखेंगे। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक्स बच गए हैं उसे भी हम लोग संक्षिप्त में लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का सबसे प्राचीन काल है। इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सर जॉन सोर के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सर जॉन मार्शल जो है, उनके निर्देश पर दयाराम सहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई है 1921 में। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं और जो अंडरलाइन किया गया है, वहां से डायरेक्ट फैक्ट्स एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और नोट्स जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह सभ्यता प्राग ऐतिहासिक और कांस्य युगीन थी तथा यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो ये प्राग ऐतिहासिक है, इसके अलावा कांस्य युगीन है और यह प्रथम नगरीय सभ्यता है। काल निर्धारण की बात करेंगे तो सर्वाधिक मान्य तिथि जो है ये 2350 से लेकर 1750 मानी जाती है। विभिन्न इतिहासकारों में इसमें विभिन्न मत हैं। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी है, तो वह 2350 से लेकर 1750 तक। बाकी आप इस चार्ट को भी देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग विस्तार की बात करेंगे। हड़प्पा काल का जो विस्तार है वो, इसके कुल क्षेत्रफल कितनी है, तो कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा इसके आकार की बात करेंगे तो यह त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता जो है वर्तमान भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जो वर्तमान स्थिति में है, वहां पर अभी हड़प्पा के जितने भी साइट्स हैं वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये हड़प्पा की जो बाउंड्रीज है वो देखते हैं, यानी नॉर्दर्न साउदर्न जो बाउंड्री है उसको एक बार देख लेते हैं। अगर हड़प्पा के नॉर्दर्न साइड, ठीक है, सबसे उत्तरी जो साइट है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मांड देखने को मिलता है। मांड, मांड कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, उसके अलावा दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो दक्षिण में जो है दैमाबाद है, दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, वहीं पूर्वी की बात करेंगे तो पूरब में आपको आलमगीरपुर मिलता है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। वहीं पश्चिम की बात करेंगे तो ये सुतकांगी डोर है, सुतकांगी डोर जो कि पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, तो उत्तर में मांड, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगी डोर। अब हम लोग प्रमुख हड़प्पाकालीन जो स्थल है उसको देखते हैं, उसके साथ जो उसकी कुछ विशेषता जुड़ी हुई है, कौन सी नदी पर वह स्थल अवस्थित है, इन सबको देखेंगे। जैसे हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम सहनी जी के द्वारा की गई थी 1921 में, और यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। वहीं विशिष्ट तथ्यों की बात करेंगे तो यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, अन्नागार मिले हैं, गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, श्रमिकों के लिए बैरक मिला है, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा से क्या मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, अन्नागार मिला है, गेहूं जौ के दाने मिले हैं, श्रमिकों के लिए बैराक मिला है, इसके अलावा मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। इसके बाद मोहनजोदारो को देखते हैं, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था। यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ी इमारत जो है, जो कि अन्नागार है, वो भी यहीं से प्राप्त हुई है। इसके अलावा पशुपति महादेव की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है, ऊबड़ वाले बैल की आकृति प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है और सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहते हैं। राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था 1922 में। सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो कि विशाल अन्नागार है, वह भी मोहनजोदारो से मिली है। इसके अलावा पशुपति महादेव की मुहर मिली है, ऊबड़ वाले बैल की आकृति मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है और सूती वस्त्र के साक्ष्य पाए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कालीबंगन को। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगन। ठीक है, ये 1953 में इसका खोज किया गया था और ये घग्गर नदी पर अवस्थित है। ठीक है, राजस्थान में है ये कालीबंगन। उसके अलावा इससे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है जल निकास प्रणाली का अभाव है। ये एकमात्र ऐसा हड़प्पन स्थल है जहां से जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर पल्ले वाला दरवाजा मिला है और यहाँ पर अग्निकुंड मिली है। ठीक है, अग्निकुंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य जरूर याद रखिएगा। फिर हम लोग लोथल देखते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहते हैं। इसकी खोज 1957-58 में हुई थी। यह भोगवा नदी के तट पर गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, और यह जो है एक प्रकार का बंदरगाह नगर था। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की मिली है, युगल समाधान मिला है, फारस की मुहरें मिली हैं। इसके अलावा पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी वाला
चित्रित मृदभांड है वह भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो जितनी भी हड़प्पा की जो नगरें हैं उनका जो मुख्य दरवाजा है वो कहीं ना कहीं मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल के उसके अपोजिट साइड खुलता था। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा हड़प्पन स्थल है जहां से उसका जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर खुलता है। ठीक है, लोथल समाप्त हो गया। अब हम लोग चान्हो देखते हैं। चान्हो की खोज 1931 में हुई थी। यह सिंधु नदी के तट पर है, वर्तमान सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है। इसे झूकर और झांकर संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मनके और गुड़िया बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते की पदचिन्ह मिली है। इसके अलावा यहाँ कांस की बैलगाड़ी मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, ये सब आपको चान्हो से मिला है। अगला है रंगपुर। रंगपुर जो है इसकी खोज 1953-54 में हुई थी। यह मादर नदी के किनारे है और यहाँ से धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा को देखते हैं। इसे सफेद कुआं, मतलब इसका अर्थ जो है वो सफेद कुआं होता है। इसकी खोज 1985 से 90 के मध्य हुई है। यह कच्छ के क्षेत्र में है, गुजरात में, और यह एकमात्र क्रीडागार शहर है जो हड़प्पा में पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर उत्कृष्ट जल प्रबंधन व संरक्षण प्रणाली पाई गई है। ठीक है, तथा इसकी नगर जो है ये 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं वो मुख्य रूप से सिर्फ 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, लेकिन ये जो धौलावीरा है ये एकमात्र ऐसा शहर है जो कि 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3 स्थल कौन कौन से हैं? पहला है दुर्ग, दूसरा है मध्यनगर और तीसरा है निचला नगर। ठीक है, और यह जो है भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल भी है। भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। आगे देखते हैं राखी। अच्छा हाँ, धौलावीरा जो है इसे 2021 में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर मतलब 8th पॉइंट देखते हैं राखी गढ़ी के बारे में। इसकी खोज 1963 में हुई है। यह घग्गर नदी के किनारे है। ये वर्तमान हिसार हरियाणा में पाया जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तुतकांगेडोर की बात करते हैं। इसकी खोज 1927 में हुई थी और यह दशक नदी के किनारे है, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है और यह एक समुद्री तटीय नगर था। अब हम लोग पोर्टुगीज की बात करते हैं। इसकी खोज 1953 में हुई है। यह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और वर्तमान खैरपुर में है। रोपर की बात करते हैं तो यह 1953 से 56 के मध्य इसका खोज हुआ। यह सतलज नदी के किनारे है, वर्तमान रोपर हरियाणा में है। आलमगीरपुर की बात करेंगे। इसकी खोज 1958 में हुई है। यह हिंडन नदी के तट पर है, वर्तमान मेरठ में है। यहाँ से एक भी मुहर नहीं मिला है। ठीक है, बनावली की बात करते हैं। बनावली जो है इसकी खोज 1974 में हुई है। यह रंगोई नदी के किनारे है, हिसार हरियाणा में अवस्थित है और यहाँ से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं, यानी टेराकोटा मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल थे और वहां से जुड़ी हुई जो रोचक जानकारियां थी, जहां से हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं, उसको देखते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है ना, तो उस समय के जो लोग थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। वहीं गाय की बात करेंगे तो गाय की जो है वहां से कोई भी पहचान नहीं पाई गई है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो गाय से भी अनभिज्ञ थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। तुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े को नहीं जानते थे। ठीक है, यानी लोहे को नहीं जानते थे, गाय के बारे में नहीं पता था और घोड़े के बारे में भी नहीं पता था। ठीक है, आगे देखते हैं धर्म और पूजा कैसे होता था। तो सेंधावासी जो थे वो लिंग मूर्ति पूजक थे, जबकि जो आर्य थे बाद के लोग वो प्रकृति पूजक थे। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे मातृ देवी की उपासना हो जाती थी। पशुपति शिव की मोहरें प्रसिद्ध हैं। वृक्षों में पीपल, पशु में कुबड़ वाला बैल, पक्षियों में पाख्ता की पूजा होती थी और यहाँ से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, समाज की बात करेंगे तो समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। लोग यहाँ के शांति प्रिय, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का प्रचलन था। मनोरंजन के लिए लोग पासे का खेल और नृत्य देखा करते थे, यानी पासे का खेल खेलते थे और नृत्य देखा करते थे। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जो जीवन शैली थी उसके बारे में बात करते हैं। तो मोहनजोदारो के अधिकांश निवासी जो थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन उनकी ओरिजिन मानी जाती है। मृदभांड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग का था। सर्वाधिक प्रचलित जो है वो लाल पर काला रंग वाला मृदभांड था। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को कहते हैं। नगर नियोजन की बात करेंगे तो यह सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। नगर आयताकार खंड में बटे हुए थे। दुर्ग पश्चिम में हुआ करता था और बस्ती जो थी वो पूर्व में हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था ना,
शहर वो दो भागों में बटा होता था। एक होता था दुर्ग और एक होता था बस्ती। ठीक है, तो दुर्ग जो होता था वो हमेशा पश्चिम में पाया जाता था, वेस्ट में, और जो बस्ती होती थी वो हमेशा ईस्ट यानी पूर्व में पाया जाता था। जो दुर्ग होता था वहां पे कहते हैं कि वहां पे कुलीन लोग, अमीर व्यक्ति, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग थे वो रहा करते थे, और सामान्य लोग जो है वो बस्तियों में रहा करते थे। इसके अलावा घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां जो थे वो सामान्यतः मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन इसमें एक अपवाद है, लोथल, जिसके बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया भी था कि लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसके घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन बाकी अन्य जितने भी नगर पाए गए हैं हड़प्पा के, वहां पे ऐसा नहीं होता था। वहां के जो घर के जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, समाधान की बात करते हैं तो आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जलने के बाद राख को दफनाने की भी, जिसको पूर्ण समाधिकरण कहते हैं, उसका भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो डायरेक्ट तो दफनाया जाता ही था, इसके अलावा जलाकर दफनाने की जो परंपरा है वो भी देखी जाती थी। राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव मिलता है। संभवतः जो है शासक वो वर्णिक वर्ग में हाथ में था, यानी जो ऊंचे लोग होंगे, समाज की जो प्रतिष्ठित वर्ग होगा, उन्हीं के हाथों में शासन होगा, ना कि पुरोहित के हाथों में। और सिंधु घाटी के जो लोग थे वो अस्त्र शस्त्र से अनभिज्ञ थे, मतलब वहां पे इसका अभाव था। शांति प्रिय लोग थे, युद्ध वगैरह नहीं करते थे, तो अस्त्र शस्त्र का अभाव है। व्यापार पर अधिक ध्यान देते थे। ठीक है, तो व्यापार बहुत सुदृढ़ था। आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग है। कृषि की बात करेंगे तो सिंधुवासी जो थे वो हल से अनभिज्ञ थे, लकड़ी के कुदालों का उपयोग करते थे। वहीं कालीबंगन में जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं, और वे 9 फसलों के उत्पादन करते थे, जिसमें से गेहूं और जौ जो था वो मुख्य खाद्यान्न था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। इसके अलावा सिंचाई जो थी वो नदी तालाबों से होती थी। ओके, और नहरों का साक्ष्य नहीं मिला है। रंगपुर में बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। अब हम लोग उद्योग की बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग जो है उनका प्रमुख उद्योग था। इसका मुख्य केंद्र मोहनजोदाड़ो हुआ करता था। यहाँ सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग होता था, तो सूती के साथ साथ ऊनी वस्त्र का प्रयोग भी करते थे। चानूदारो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का कारखाना मिला है। ये मनका बनाने का कारखाना चानूदारो से मिला है और लोथल से मिला है। ये भी कई बार पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इसके अलावा विदेशी व्यापार जो है वो इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र से होता था। मेसोपोटामिया के पूरा लेखों में दिलमन मिला है, तो दिलमन जिससे बहरीन का नाम जोड़ा जाता है। वहीं मकान की बात करें तो ये मकरान तट था, और मेलुहा से जो है सिंधु क्षेत्र को संबोधित किया जाता था। ऐसी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया का जो पूरा लेख है उसमें दिलमन, मकान और मेलुहा की जानकारी मिलती है। दिलमन से अभिप्राय था बहरीन का, माकन से अभिप्राय था मकरान तट का, और मेलुहा से तात्पर्य था सिंधु क्षेत्र का, सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए अब आयात की जाने वाली वस्तुओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लाजवर्द मनी। तो लाजवर्द मनी जो है ये अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। सोना की बात करें तो ये कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटक का, वहां से। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त किया जाता था। टीन जो है उसको अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। चेटाइट जो है वो ईरान से लाते थे। गोमेद जो है वो सौराष्ट्र गुजरात से लाते थे। तांबा राजस्थान का जो खेतरी है वहां से लाते थे। फिरोजा की बात करेंगे तो ये फारस से लाते थे। संगमरमर राजस्थान से लाते थे, और इंद्रगोप मणि जो है वो भरूच गुजरात से लाते थे। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इस चार्ट को हो सकता है मिलान करने वाला प्रश्न जो है दे दे। चलिए आगे देखते हैं। मुहरे और बांट की बात करेंगे तो यहाँ पर मुद्रा का निर्माण मुख्यतः सेलखड़ी यानी स्टेटाइट से होता था। ठीक है, तो सेलखड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा विनिमय बांटों द्वारा नियंत्रित था, जो चार्ट नामक पत्थरों का बना होता था। ठीक है, विनिमय बांट जो था वो चार्ट नामक पत्थरों का बना होता था। तौल जो है वो 16 या उसके आवर्तकों यानी 16, 64, 160 आदि में होता था। ऊपरी मापदंडों में दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, ज्यादातर मोहरें चौकोर हैं। हड़प्पाई लिपि की बात करेंगे तो ये मुख्यतः चित्र लेखात्मक थी। इसके अलावा इसकी जो लिपि है उसे गोमुद्रिका पद्धति में लिखी जाती थी, मतलब बाएं से दाएं और फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, यानी उल्टा लिखते थे। इस तरीके से उर्दू लिखते हैं ना, उस तरीके से लिखा जाता था। फिर यह चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक थी। यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक थी, और लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसमें जो है विभिन्न विद्वानों में मतभेद की स्थिति है। मतभेद क्या है, तो कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है सिंधु घाटी और उसकी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें बाढ़ आने से हुई थी। ठीक है, और विद्वान कौन से हैं, तो मैके हैं, राघव हैं और मार्शल हैं। तो ये सभी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो बाढ़ आने से हुआ था। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त हुआ।
तो ऐसे विद्वान हैं व्हीलर, गार्डन चाइल्ड। फिर कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप से हुआ था, इसमें डेल्स और रेक्स का नाम आता है। प्राकृतिक आपदा ये कैनेडी बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन ये कहते हैं स्टाइन और घोष। और अस्थिर नदी तंत्र यानी वही बाढ़ की समस्या, तो ये लैम्ब्रिक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैन धर्म देखते हैं। तो जैन धर्म में सबसे पहले देखिए उसके प्रवर्तक कौन है, तो उसके प्रवर्तक ऋषभ देव हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी ऐसे दो जैन तीर्थंकर हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी, ये दोनों का नाम याद रखिएगा, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जो दूसरे को मार्ग दिखाता है। तीर्थंकर कितने हुए थे कुल मिलाकर, तो 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं वर्धमान महावीर। ठीक है, अब महावीर के बारे में देखते हैं और उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो महावीर का जन्म जो है 540 में कुल्डन ग्राम वैशाली में हुआ था। इसके अलावा इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका वंश यात्रिक वंश था। ठीक है, इनके पिता जो हैं वो, उनका नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है जो कि लिच्छवी शासक शेटक की बहन थी। पत्नी की बात करेंगे तो पत्नी का नाम यशोदा था। वहीं पुत्री का नाम की बात करेंगे तो वो अनुजा या प्रियदर्शनी था। और इस जो पुत्री हैं प्रियदर्शनी, उनका विवाह जमाली से होता है, यानी जमाली जो थे वो महावीर के दामाद हैं। इसके बाद गृह त्याग की बात करेंगे तो वो 30 वर्ष की आयु में महावीर गृह त्याग करते हैं और बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। कैवल्य प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजिम्बिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के नीचे साल वृक्ष में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यानी केवल यानी ज्ञान प्राप्ति कब हुई है, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजिम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अन्य नाम की बात करेंगे तो महावीर को अन्य नामों में जिन यानी विजेता के नाम से बुलाया जाता था। इसके अलावा आर्हत, निर्ग्रंथ, केवलिन और नाथपुत, ये सब उनके अन्य नाम हैं। कौन कौन सा है, जिन है, आहर्त है, निर्ग्रंथ है, केवलिन है और नाथपुत है। निधन की बात करेंगे तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जो कि राजगिरी है, वहां मल्ल शासक सुस्तिपाल के राज्य में महावीर की मृत्यु हो गई है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगिरी में मल्ल शासक सुस्तिपाल के राज्य में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करेंगे तो इसमें 5 महाव्रत बताए गए हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्थि, चौथा है अपरिग्रह, अब 5वां है ब्रह्मचर्य। तो शुरुआत के जो 4 हैं अहिंसा, सत्य, अस्थि और अपरिग्रह, इसे पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा जिसमें 5वां जो है ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए अनुव्रत आता है, तो अनुव्रत का क्या मतलब होता है, तो गृहस्थ जैनियों के लिए इन महाव्रतों में कम कठोरता रखी गई है जिसे अनुव्रत कहते हैं। ठीक है, चलिए त्रिरत्न की बात करते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये बौद्ध जैन त्रिरत्नक है। इसके अलावा हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध त्रिरत्नक भी आते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी, अगर इसका जिक्र आएगा तो सीधा समझ जाएगा कि इसका संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी। फिर संलेखन क्या होता है, संलेखना जो होता है इसमें निराहार और निर्जल रहकर प्राण त्यागने की पद्धति को संलेखन कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इसी पद्धति का प्रयोग करके अपना प्राण त्याग किया था। तो संलेखन क्या है, निराहार और निर्जल रहकर प्राण त्यागने की पद्धति है। उसके बाद जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व के बारे में क्या कहा गया है, तो जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा तो गया है लेकिन उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया है, यानी तीर्थंकर के नीचे ईश्वर का स्थान बताया गया है। वहीं वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो महावीर के अनुसार जो है वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। इसके अलावा जन्म और पूर्व जन्म के पुण्य और पाप पर जो है जन्म होता है, इसका बात करते हैं वो। ठीक है, कि किसी व्यक्ति का जन्म किस वर्ण में होगा, ऊपरी जाति में होगा कि निम्न जाति में। ठीक है, ये सब जो है वो बताते हैं कि ये जन्म और पूर्व जन्म के पुण्य और पाप पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी पुनर्जन्म में जो है इनका विश्वास था। ठीक है, अब जैन धर्म का प्रसार की बात करेंगे तो प्रथम उपदेश जो है जैन धर्म का ये राजगिरी के विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर देते हैं। प्रथम शिष्य की बात करेंगे तो जमाली थे जो कि महावीर के दामाद भी थे। प्रथम भिक्षुणी की बात करेंगे तो चंदना है जो कि चंपा नरेश नंदीवाहन की पुत्री हैं। प्रधान शिष्य की बात करेंगे तो उनकी संख्या 11 थी। धर्म प्रचार की भाषा कौन सी है, तो ये प्राकृत भाषा थी। संघ की स्थापना पावापुरी में करते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष सुधर्मन होता है। ठीक है, चलिए उसके अनुयायी शासक की बात करेंगे, यानी जैन धर्म को मानने वाले अन्य शासकों की, तो इसमें हमको लिच्छवी नरेश चेटक दिखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक था, खारवेल कर्लिंग नरेश, वहीं चंद्र प्रदूत जो कि अवंतीगण राजा था, वहीं
दांडी वाहन जो है चंपा का नरेश था। तो ये सब ऐसे राजा हैं जो कि जैन धर्म को मानते थे। इसके बाद जैन धर्म के विभाजन की बात करेंगे तो जैन धर्म परिशिष्ट प्रबंध जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, उसके अनुसार मगध में 12 वर्षों का अकाल आया था। इसी के कारण जो है कहीं ना कहीं जैन धर्म में विभाजन देखने को मिलता है। विभाजित होकर जैन धर्म 2 भागों में बंटता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का नेतृत्व करते हैं भद्रबाहु, ठीक है, और इसका जो है उत्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक में होता है, यानी दक्षिण भारत में। और इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो इसे दक्षिणी जैनी कहते हैं, और यह पूर्ण नग्नता का पालन करते हैं ना, पूर्ण नग्नता का, यानी ये वस्त्र त्याग कर देते हैं। वही श्वेतांबर की बात करेंगे तो इनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था, और इनका विकास जो है वो मगध के क्षेत्र में होता है, और ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। तो दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन संगतियों की बात करेंगे तो 2 जैन संगतियां हुई थी। प्रथम जैन संगति जो है वो 300 ईसा पूर्व हुआ है, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। राजा की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय थी। और इस समय जो है जैन धर्म 2 भागों में बंटता है, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जैन संगति की बात करेंगे तो ये 6ठी शताब्दी में होता है, गुजरात के बल्लभी में। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो देवादि धर्मनी क्षमा श्रवण, ठीक है। और इसमें जो है जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। यहाँ तक जैन साहित्य की बात करेंगे तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। इसके अंदर 14 अंग, 14 उपांग आदि शामिल हैं। इसकी भाषा की बात करेंगे जैन साहित्य की भाषा की तो ये अर्ध मगधी भाषा में है। महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो इसमें कल्प सूत्र है जो कि भद्रबाहु द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। भगवती सूत्र की बात करेंगे तो ये महावीर के जीवन पर प्रकाश डालती है, और भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। वहीं अचरांग सूत्र की बात करें तो ये जैन भिक्षुओं के आचार्य और नियम लिखे गए हैं, अचरांग सूत्र, ठीक है। और परिशिष्ट प्रबंध की बात करेंगे तो ये हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जैन धर्म को भी क्विकली रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में होता है, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। रुमिनदुई नामक जो शिलालेख है वो बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और नेपाल में है ये। वहीं कपिलवस्तु की बात करेंगे तो कपिलवस्तु जो है नेपाल में पड़ता है, यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। पिता का नाम सुधोधन है जो कि साके गणतांत्रिक प्रधान थे, ठीक है। माता का नाम क्या था? महामाया देवी, जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। लेकिन माता का जो है मृत्यु बहुत अल्प आयु में जल्दी हो जाता है, तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण जो है उनकी मौसी महामाया प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का बात करेंगे तो उनका नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। इसके अलावा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं हैं, ठीक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको स्टार लगा सकते हैं आप। जैसे पहला है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है? गृह त्याग। गौतम बुद्ध जो है वो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। 4 दृश्यों को देखकर जो काफी प्रभावित हो जाते हैं और गृह त्याग करने का निर्णय लेते हैं। वो 4 दृश्य क्या थे? सबसे पहले वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, फिर रोगी व्यक्ति को देखते हैं, फिर मृत व्यक्ति को देखते हैं, और फिर अंत में सन्यासी को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके प्रतीक की बात करेंगे, महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग के प्रतीक की, तो घोड़ा जो है इसका प्रतीक है। वहीं महात्मा बुद्ध के घोड़ा की बात करेंगे तो उसका नाम कंथक था, वहीं सारथी का नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति, तो महात्मा बुद्ध जो है उनको ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, वही इसका चिन्ह भी है। महात्मा बुद्ध के गुरुओं की बात करेंगे तो उनके 2 गुरु के नाम मिलते हैं। पहला है अलार कलाम और दूसरे हैं रुद्रक रामपूत। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन उरुवेला यानी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। पहले दोनों गुरु का नाम याद रखिएगा, अलार कलाम और रुद्रक रामपूत, ठीक है। दिन कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन है। जगह कौन सा है? तो उरुवेला यानी बोध गया। नदी कौन सी है? तो निरंजना नदी है। और वृक्ष कौन सा है? तो पीपल का वृक्ष है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन की बात करेंगे तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है उसका संबंध प्रथम उपदेश से है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश ऋषि पतनम यानी सारनाथ में दिया था, और उनके जो 5 शिष्य थे उनको सबसे पहली बार उन्होंने संबोधित किया था, ठीक है। दूसरा है अंत में है महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं, वो 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कारण क्या था? तो चुंद नामक कर्मकार के हाथों से सूकर खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में हुआ था इनका मृत्यु। और महापरिनिर्वाण का अगर हम लोग प्रतीक की बात करेंगे तो इसका प्रतीक है स्तूप, ठीक है। स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। आगे जो है हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध के अन्य नाम। तो महात्मा बुद्ध के अन्य नाम है बुद्ध, तथागत, मैत्रेय, साक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। प्रिय शिष्य की बात करेंगे तो आनंद जो है उनके प्रिय शिष्य हैं। इन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी।
प्रथम महिला या प्रथम भिक्षुणी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी तो वो गौतम बुद्ध की मौसी थी, महामाया प्रजापति गौतमी। ठीक है, वहीं अन्य अनुयायी या अन्य शासकों की बात करेंगे तो इसमें आपको आनंद हैं, उपाली हैं, सारिपुत्र हैं, जीवक हैं, अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और प्रसेनजित। तो ये सब लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। कौन-कौन सा है? तो दुःख है, दुःख समुदाय, दुःख निरोध और दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसके अलावा इन आर्य सत्य जो है दुखों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। ठीक है, दुखों की निवृत्ति के लिए क्या-क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मंत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। निर्वाण की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण है। इसका अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना। यह इसी जीवन में भी संभव है। ठीक है, यानी इसके लिए जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही जो है निर्वाण की प्राप्ति हो। बौद्ध धर्म कहता है कि जीवन में जीवित रहते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, निर्वाण की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध जो है 10 शील बताते हैं, यानी निर्वाण को सरलता से प्राप्त करने के लिए 10 रास्ते। पहला क्या है? अहिंसा, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है अस्तेय, चौथा है पराये धन का लोभ ना करना, पांचवा है नशे का सेवन ना करना, छठा है स्त्रियों से दूर रहना, सातवां है दुराचार से दूर रहना, आठवां है असमय भोजन नहीं करना, नौवां है सुगंधित पदार्थों का वर्जित करना और 10वां है आभूषणों का त्याग करना। ठीक, उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे तो इसमें बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध, धम्म, संघ ये तीनों मिलाकर बौद्ध त्रिरत्न का निर्माण करता है। मान्यताओं की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। वही धर्म प्रचार की भाषा की बात करेंगे तो पाली जो है वो धर्म प्रचार की भाषा थी। बौद्ध संगतियां 4 बौद्ध संगति हुई है। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जगह था राजगीर। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासक था अजातशत्रु। और इस समय क्या होता है तो इस समय बिना पीटक और शुद्ध पीटक लिखा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होती है वैशाली में। अध्यक्ष थे सबकामी, राजा थे काल अशोक। और इस समय बौद्ध धर्म जो है महासांगिक और थेरवादी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तृतीय बौद्ध संगति जो है ये 250 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, जगह कौन सा है? जगह है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, शासक है अशोक। और इस समय अभिधंग पीठक की संकलन की जाती है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में होती है कुंडल वन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष जो है वो है वासुमित्र या अश्वघोष। राजा थे कनिष्क। ठीक है, और इस समय बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक यानी 3 पिटक है उसमें, वीणा पिटक, सुत्त पिटक और अभिधंग पिटक। वीणा पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों का वर्णन है। सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करेंगे तो एक आता है अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। मिलिंद पाहनु, इसमें बौद्ध भिक्षुक नागसेन और यूनानी राजा मिलिंडर का दार्शनिक वार्तालाप दिखाया गया है। वहीं जातक की बात करेंगे तो जातक जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथाओं का वर्णन है। अब बौद्ध धर्म के संबंध में कुछ और तथ्य की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में महायान शाखा जिसकी प्रसिद्ध शाखा है, इसमें बुद्ध की पहली मूर्ति बनी और उन्हें ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा शुरू हुई। इसमें स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। बोधिसत्व की अवधारणा भी महायान शाखा में विकसित हुई है। इसमें मंजूश्री, वज्रपाणी, पद्मपाणी, अवलिकोतेश्वर और मैत्रेय जैसे अन्य देवताओं के नाम भी मिलते हैं। वहीं महायान शाखा की जो है बाद में चलकर अन्य शाखाओं में उपविभाजित हुई जिसमें माध्यमिक और विज्ञानवाद ये सब आते हैं। पोषक शासक की बात करेंगे यानी महायान शाखा को मानने वाले शासक तो इसमें कनिष्क और हर्षवर्धन प्रमुख हैं। अब हीनयान की बात करेंगे तो हीनयान की उपशाखाएं हैं वैभाषिक और सैद्धांतिक। बोधि वृक्ष जो है जो कि बोध गया में है तो इसे बंगाल के शासक शशांक ने कटवा दिया था, क्षति पहुंचाई थी। और वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इसके अलावा अन्य जो कुछ संप्रदाय जो कि प्राचीन इतिहास में काफी प्रचलित हुए उसे देख लेते हैं। जैसे एक है आजीवक, तो आजीवक के प्रवर्तक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल थे। ठीक है, वहीं भौतिकवाद की बात करेंगे तो ये थे पाकू कच्यायन। संदेहवादी की बात करेंगे तो वो थे संजय बेलटपुत। वहीं अक्रियावादी की बात करेंगे तो ये थे पूरन कश्यप। और भौतिकवादी की बात करेंगे तो ये थे अजीत केस काम्बली। ठीक है, इसमें से आजीवक वाला जरूर याद रखिएगा मक्खीपुत्र गोसाल और भौतिकवादी याद रखिएगा अजीत केस काम्बली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी 15 मिनट के अंदर समाप्त। यहाँ पे जो है हम लोग महाजनपदों को क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो महाजनपदों का विकास जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। इसे द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके फलस्वरूप 16 महाजनपदों का उदय होता है। इसमें से मगध आगे चलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य में विकसित होता है। 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र से मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहीं भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अब नीचे हम लोग महाजनपद, उसकी राजधानी तथा मुख्य तथ्य देखेंगे।
पहली है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। ये वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में था। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो ये वाराणसी के सीमावर्ती आसपास क्षेत्रों में विकसित हुआ था। अंग की बात करेंगे तो इसकी राजधानी चंपा थी और ये वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में विकसित हुआ है। कोसल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी और वर्तमान उत्तर प्रदेश फैजाबाद के आसपास जो है इसका विकास हुआ था। वत्स की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है, और ये वर्तमान इलाहाबाद और कौशाम्बी जिले के आसपास विकसित हुआ है। मगध की बात करेंगे तो इसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी और ये पटना के आसपास, पटना गया के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ था। वज्जी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। यह एक प्रकार का गणतंत्र था यानी रिपब्लिक था। यह 8 राज्यों का संघ जिसमें लिच्छवी प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। और कहाँ विकसित हुआ था तो ये बिहार का जो वैशाली, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर वाला क्षेत्र है वहां पे इसका विकास हुआ है। मल्ल की बात करेंगे तो इनकी राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। यह भी एक प्रकार का गणतंत्र ही था। इसका विकास गोरखपुर और देवरिया जिले के आसपास हुआ है। मत्स्य की बात करेंगे तो इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। वर्तमान राजस्थान, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ था। कुरु की बात करेंगे तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। हरियाणा, दिल्ली, मेरठ के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था, ठीक है। वहीं चेदी की बात करते हैं तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। वर्तमान में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहीं पर चेदी विकसित हुआ था। असमक की बात करते हैं तो असमक जो है एकमात्र ऐसी महाजनपद है जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल था। सूर्यसेन की बात करते हैं तो इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। मेगास्थनीज ने इंडिका में सूर्यसेन जो है उसका वर्णन किया है। अवंती की बात करते हैं तो अवंती 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ये वर्तमान मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ है। पंचाल की बात करते हैं तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। दक्षिण पंचाल की राजधानी कामपिल्य थी। वर्तमान में जो रोहिलखंड का क्षेत्र है यानी बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, वहीं पर पंचाल का विकास हुआ था। गांधार की बात करते हैं तो गांधार जो है वो वर्तमान रावलपिंडी और पेशावर यानी आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है और इसकी राजधानी तख्तशिला हुआ करती थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि जो थे वो यहीं के निवासी थे। कंबोज की बात करते हैं तो कंबोज जो है ये इसकी राजधानी हाटक या राजपुर हुआ करती थी और ये उत्तरापथ यानी रजोडी और हजारा के क्षेत्र में इसका विकास हुआ है और ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से हम लोगों ने महाजनपद को क्विकली रिवाइज किया है। इसको आप रिवाइज कीजिए, 1-2 बार देखिए तो यहाँ से आपको निश्चित सवाल मिलेगा और आप बिल्कुल सही करके आएंगे। इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य को क्विकली रिवाइज करेंगे। मौर्य साम्राज्य के अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये 322 ईसा पूर्व से लेकर 385 ईसा पूर्व के आसपास देखने के लिए मिलता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है, उनके सहयोग से मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके किया था। जहां तक चाणक्य का बात है तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। अर्थशास्त्र के बारे में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत की अगर बात करें तो सबसे पहला अर्थशास्त्र ही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और इसमें मौर्य प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है और इसी पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। फिर अगला है मुद्रा राक्षस। इसके लेखक हैं विशाखदत्त। यह नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की गाथा इसमें वर्णित है। इसके बाद हम लोग इंडिका को देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज और इसमें मौर्य काल के प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। जस्टिन के द्वारा लिखी गई है किताब और ये एक यूनानी लेखक थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण भारत के विजेता के रूप में वर्णन किया है। उसके अलावा दीपवंश और महावंश की बात करें तो सिंहली साहित्य यानी श्रीलंका के क्षेत्र का साहित्य है। इसमें अशोक द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ अभिलेखित स्रोत की बात करेंगे तो इसमें जूनागढ़ अभिलेख आता है। ये शासक रुद्रदामन द्वारा संस्कृत में लिखवाया गया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का प्रथम बार उल्लेख मिलता है और इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। उसके बाद अशोक के स्तंभ की बात करेंगे तो अशोक जो है वो पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से सीधे प्रजा को संबोधित किया। अब अशोक के अभिलेखों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जिससे बार-बार प्रश्न बनते हैं तो देखिए, अगर हम लोग अशोक के अभिलेखों की बात करेंगे तो ये 4 या 5 प्रकार के हैं। जैसे दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ लघु स्तंभ लेख, ठीक है, यानी शिलालेख फिर स्तंभ लेख। इन सब से भी प्रश्न पूछा जाता है। इनके स्थान को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसे भी देखेंगे। अब देखिए लिपियों की बात करते हैं। लिपि से तो निश्चित जो है बिहार दरोगा में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है तो इसको यहीं पे देख लीजिए। अगर लिपियों की बात करेंगे हम लोग तो ये 4 प्रकार की लिपि है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। इसमें से ये खरोष्ठी वाला जो है जरूर याद रखिएगा कि खरोष्ठी जो है ना ये उल्टा लिखा जाता था, दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखा जाता है और ब्राह्मी जो है वो बाएं से दाएं। इसके अलावा अरमाइक और ग्रीक जो है ये भी बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अशोक के काल की भाषा की बात करेंगे। जो अभिलेख जो है या शिलालेख जो है उसमें भाषा जो है प्रकृति भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, प्रकृत भाषा का।
उसके बाद पठन की बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि में उत्कर्णित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप्स ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप्स ने कब पढ़ा है? 1837 में। अशोक का नाम उल्लेख की बात करेंगे तो भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट घोषित किया है। किस अभिलेख में? भब्रू अभिलेख में। अब अशोक के प्रमुख शिलालेखों के बारे में बात करते हैं तो कुल मिलाकर 14 प्रमुख शिलालेख हैं। ठीक है, जैसे पहला शिलालेख है तो उसमें पशुवध की निंदा की गई है। फिर दूसरे शिलालेख में विदेश में धर्म प्रचार, मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है। तीसरे शिलालेख में रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य के भ्रमण का आदेश दिया गया है। फिर चौथे शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष के प्रतिपादन की बात की गई है। पांचवें शिलालेख की बात करेंगे तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। धम्म महामात्र जो होते थे वो धर्म प्रचार का काम करते थे। 13वें शिलालेख को देखते हैं, महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग युद्ध के उपरांत धम्म विजय की घोषणा के बारे में बताया गया है। 14वें शिलालेख की बात करेंगे तो अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेता या महान विजेता की संज्ञा दी गई। इसके अलावा 14वें शिलालेख में जो ऊपर के जो 13 शिलालेख हैं उन सभी का इसमें पूर्णावलोकन भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख थे, उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे स्तंभ लेख की बात करेंगे तो इसकी कुल संख्या 7 है और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, स्तंभ लेख, जिसमें से लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज है, रामपुरबा है, दिल्ली मेरठ में मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 6 अलग अलग स्थानों से अशोक के स्तंभ लेख भी पाए गए हैं। अब हम लोग उत्तर पश्चिम के शिलालेखों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान के लगमान में पूरे दारुल नामक शिलालेख मिला है जिसकी भाषा अरमाइक है। इसके अलावा कांधार अफगानिस्तान में सारे कुना नाम का शिलालेख मिला है, इसकी भाषा अरमाइक है। ठीक है, आप गौर कर सकते हैं जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में है शिलालेख उसकी भाषा और लिपि कौन सी है? वो अरमाइक है। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के जो शिलालेख हैं उसकी भाषा कौन सी है। अब हम लोग मौर्य वंश की राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो 305 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से सेल्यूकस निकेटर को हराया है। ठीक है, अब हराने के बाद जो संधि होती है उस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कांधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र मिलता है। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी पुत्री हेलेना या कर्नोलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कराता है। ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर दरबार में भेजता है। इसके अलावा अन्य नाम की बात करते हैं तो यूनानी लेखक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इसके अलावा जूनागढ़ के अभिलेख में भी चंद्रगुप्त का नाम मिलता है। अब हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं। मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि के द्वारा जो अपना प्राण त्याग देता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके समय में कुछ प्रमुख व्यक्ति थी, मेगास्थनीज और चाणक्य की बात करेंगे। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा इंडिका लिखा गया है और इसने पाटलिपुत्र को पालिम ब्रोथा के नाम से दर्ज कराया है। वहीं भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करता है। चाणक्य की बात करेंगे तो चाणक्य जो है उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था और इन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए हैं तथा राजा को धर्म प्रवर्तक माना है। अब बिंदुसार आता है। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, और इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, भद्रसार या फिर अमित्र चेट्स बुलाया गया है। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और जो ये है बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। राजदूत की बात करेंगे तो बिंदुसार के समय जो है सीरियाई शासक एंटियोकस का जो दरबारी था डायमेस वो आया था, डायमेकस, और डायमेकस जो है उसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी के रूप में भी वर्णित किया गया है। अब अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक 273 ईस्वी में जो है राजा बनता है, लेकिन उसके 4 वर्ष बाद 269 में अपना राज्याभिषेक कराता है। 269 बीसी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, 4 वर्ष बाद कराता है औपचारिक राज्याभिषेक। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे अशोक वर्धन, अशोक मौर्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अभिलेखों में उसे देव नाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। व्यक्तिगत नाम की बात करेंगे तो अशोक मस्की, गुर्जरा, नेटूर और उदय गोलाम अभिलेख में जो है उसे अशोक के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो अशोक नाम किसमें मिलता है? मस्की, गुर्जरा, नेटूर और उदय गोलाम अभिलेख में। इसके अलावा अशोक जो है वो शासक बनने से पहले तक्षशिला और अवंती का गवर्नर था। इसके अलावा अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद जो है 261 ईस्वी में जो है 261 ईस्वी पूर्व में वो कलिंग का युद्ध लड़ता है और इसका जिक्र जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में भी है। इसके बाद अशोक वो युद्ध नीति को त्याग करके सांस्कृतिक विजय या धम्म घोष की नीति को अपना लेता है। बौद्ध धर्म की दीक्षा की बात करेंगे तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त ने दी थी, यानी उपगुप्त जो है उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक का धर्म की बात करेंगे तो सामाजिक और नैतिक आचरण का दस्तावेज हुआ करता था। ये धम्म यात्रा की बात करेंगे तो अशोक जो है वो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया था और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा करता है। लुम्बिनी की यात्रा जो है उसके रुम्मिनदोई अभिलेख से भी पता चलती है, रुम्मिनदोई अभिलेख। इसके अलावा अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का भी आयोजन होता है।
ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 250 BC में। अब कुछ अंतिम मौर्य शासकों की बात करेंगे तो इसमें दशरथ और बृहद्रथ का नाम आता है। तो दशरथ जो था वो अशोक का पौत्र था यानी पोता था और इसके द्वारा नागार्जुन पहाड़ी में आजीवकों के लिए गुफा बनवाई गई थी। वहीं बृहद्रथ की बात करेंगे तो ये अंतिम मौर्य शासक है। इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है वो इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। मौर्य प्रशासन की राज्य व्यवस्था, अधिकारियों और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में क्या है मौर्य प्रशासन, तो इससे सप्तांग सिद्धांत था यानी राजा के 7 अंग हैं। राज्य के 7 अंग हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ठीक है, शीर्ष अधिकारियों की बात करेंगे तो उन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। इनकी संख्या कुल 18 थी। महत्वपूर्ण तीर्थ की बात करें तो एक समाहर्ता होता था। समाहर्ता का काम क्या था, तो ये राजस्व संग्रह करता था। वही सन्निधाता की बात करें तो ये कोष का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसमें अधिकारियों के नाम और उसके पद या उसका कार्य दिया गया है। तो समाहर्ता की बात करेंगे तो ये कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। सन्निधाता की बात करेंगे तो ये राजकीय कोषागार और भंडागार का रक्षक था। वहीं सीता अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये किसी विभाग का अधिकारी हुआ करता था। धम्म महामात्र जो था वो समाज में सामंजस्य स्थापित करना और धर्म प्रचार का काम करता था। रज्जु जो था न्याय करने वाला अधिकारी होता था, न्यायिक अधिकारी। वहीं प्रतिष्ठा की बात करें तो वो फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। अब प्रशासन की इकाइयां न्याय और प्रांतीय शासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम कहलाती थी और ग्राम के प्रधान को ग्रामीण कहते थे। नगर प्रशासन जो था वो 6 समितियों द्वारा प्रशासित किया जाता था और हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। न्यायालय 2 प्रकार का था, कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय और धर्मस्थी वो दीवानी न्यायालय होता था। तो 2 प्रकार के न्यायालय थे, कंटक शोधन और धर्मस्थीय। अब प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो जो पूरा राज्य था उसे 5 प्रांतों में बांटा गया था। 5 प्रांत कौन थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य क्षेत्र, अवंतीपथ और कलिंग। ठीक है, तो अशोक के काल में कलिंग जो है एक नया राज्य बनता है। बाकी 4 राज्य थे वो पहले से चले आ रहे थे, उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य क्षेत्र और अवंतीपथ। और सेना और गुप्तचर विभाग की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के शासनकाल की बात करें या मौर्य साम्राज्य के समय में, तो उस समय एक शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली गुप्तचर विभाग हुआ करता था। गुप्तचर विभाग के प्रधान को महामात्य प्रसर्प कहते थे और अर्थशास्त्र में इसे गुड पुरुष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित था। दास प्रथा विद्यमान था। वहीं दास जो थे वो कृषि के कार्य में लगाया जाता था, वो कृषि का कार्य करते थे। ब्राह्मणों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता था। वहीं मेगास्थनीज का वर्गीकरण जो है यानी मेगास्थनीज जो अपनी इंडिका में मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में विभाजित करता है, लेकिन उसमें वो दास के बारे में बात नहीं करता। उसके हिसाब से दास प्रथा उस समय नहीं था, ऐसा मेगास्थनीज कहता है। ठीक है, और जो 7 वर्ग बताया है वो समाज का, उसमें पहला दार्शनिक है, दूसरा है सभासद, तीसरा शिल्पी, चौथा योद्धा, 5वां किसान, छठा अहीर और 7वां निरीक्षक। इस तरह से 7 वर्ग बताए गए हैं। स्त्रियों की दशा की बात करें तो उस समय स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी और उस समय नियोग प्रथा प्रचलित थी। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य था। सिंचाई जो है वो राज्य के द्वारा व्यवस्था किया जाता था। ठीक है, सुदर्शन झील का जो है जिक्र मिलता है। फिर कर व्यवस्था की बात करें तो भूमि कर का मतलब भूमि कर जो था वो उपज का कुल 1/4 से 1/6 भाग था। वहीं सिंचाई कर भी ली जाती थी जो कि कुल उपज का 1/3 से लेकर 1/5 भाग था। प्रमुख बंदरगाहों की बात करेंगे तो त्रामरिप्ती बंदरगाह जो पूर्वी तट पर थी और सोपड़ा और भड़ोच की बात करेंगे तो ये पश्चिमी तट पर हुआ करता था। ओके, मौर्यकालीन मुद्राएं की बात करेंगे तो 3-4 प्रकार के जो है मुद्रा चलता था, जिसमें सिक्का, स्वर्ण सिक्का जो होता था उसे सोने के सिक्के को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कर्षापन या धरन कहते थे और वहीं तांबे के जो सिक्के होते थे उसे कांकनी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो मौर्य काल की जो राजकीय चिन्ह थी वो मयूर था। वहीं आम जनता की भाषा पाली हुआ करती थी और शिक्षा का केंद्र जो है तक्षशिला हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग इसमें गुप्त काल को देखते हैं। तो गुप्त काल जो था उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है 240 ईस्वी में। ठीक है, और ये अधिराज और महाराज की उपाधि धारण करता है। फिर घटोत्कच जो है श्रीगुप्त का पुत्र रहता है वो राजा बनता है। 280 से 319 तक ये राज्य करता है और ये महाराज की उपाधि धारण करता है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शासक बनता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक था और ये 319 से लेकर 334 तक जो है शासन करता है और 319 में जब ये इसका राज्याभिषेक होता है उसी समय गुप्त संवत की भी शुरुआत होती है और इसे जो है चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहीं-कहीं देखने के लिए मिलता है और ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसी के समय में गुप्त संवत शुरू होता है, तो ये आपको बता दिया गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो ये 335 से 380 तक ये शासन करता है। इसका मंत्री हरिसेन रहता है जिसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख लिखाया जाता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है, तो ये इलाहाबाद में है। इसके अलावा इसके द्वारा
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मौर्य अश्वमेध साम्राज्य को बहुत तेजी से रिवाइज किया है। इन सब की उपाधि धारण की जाती है तथा इतिहासकार स्मिथ के द्वारा इसमें फैक्ट्स जिसे भारत का नेपोलियन लिखा गया है। इसके विजय अभियानों की बात करें तो ये दक्षिण पथ यानी दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर धर्म विजयी कहलाया, वहीं उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराकर दिग्विजयी कहलाता है। इसके अलावा यह सिक्कों पर बीना बजाते हुए खुद को दिखाता है। ठीक है, इसके समय के जो सिक्के हैं उसमें समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद रामगुप्त नाम का शासक बनता है। ये बहुत ही छोटा शासन रहता है इसका। इसके बारे में एक कहानी बहुत फेमस है जो कि विशाख दत्त के देवीचंद्र गुप्तम नाटक में इसका जिक्र भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रामगुप्त जो है जब शकों से पराजित हो जाता है तो वह अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने का अपमानजनक निर्णय लेता है। तो इससे क्रोधित होकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि रामगुप्त का भाई रहता है वो इसकी हत्या कर देता है और फिर ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। ठीक है, तो यही जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आगे चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से शासन करता है। ठीक है, ये 380 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन करता है। बहुत ही प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध शासक होता है ये गुप्त काल का। अच्छा, इसके समय में गुप्त सम्राट जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। सांची के अभिलेख में ये देवराज तथा मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र के नाम से ये जाना जाता है। शक विजय के और उपाधियां धारण करता है, जैसे शकों को पराजित करके ये सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है तथा चांदी के सिक्के जारी करता है। इसकी राजधानी मुख्य रूप से पाटलिपुत्र हुआ करती थी और इसकी दूसरी राजधानी उज्जैन हुआ करती है। ठीक है, और ये जो है वैष्णव धर्म को मानने वाला था, परम भागवत की उपाधि धारण करता है। इसके समय में फाहियान नामक विदेशी यात्री जो चीन का था वो भारत आता है और ये 399 से लेकर 414 तक भारत में रहता है। ठीक है, इसी के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो शासनकाल रहता है उसी के समय में दरबार में नवरत्न भी रहते हैं। इन नवरत्नों में कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, वररुचि, घटकपर्क और वराहमिहिर जो है वो निवास करते थे। अब अन्य महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो इसमें कुमारगुप्त आता है जो 415 से लेकर 455 तक राज्य करता है और इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाती है। ठीक है, स्कंदगुप्त ये हुनों को पराजित करता है तथा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराता है। ये विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है। वहीं विष्णुगुप्त की बात करें तो ये गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। अब हम लोग गुप्त प्रशासन और जीवन की बात करेंगे तो इसमें जो राजा का पद था वो वंशानुगत होता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसके अलावा वहां जो प्रशासन हुआ करता था, चूंकि उसका देश जो है बहुत बड़ा था तो ये छोटे छोटे भागों में विभाजित करके राज करते थे। ठीक है, तो जो पूरा देश होता था उसे राज्य कहा जाता था और फिर इसको जो है छोटे छोटे हिस्सों में जो बांटा जाता था तो उसे विषय कहा जाता था। फिर इन विषयों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था, उसे विधि कहा जाता था और फिर इन विधियों को छोटे भागों में बांटा जाता था जिसे ग्राम कहा जाता था। ग्राम जो था वो शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्राम का मुखिया ग्रामी कहलाता था। ठीक है, प्रमुख पदाधिकारियों की बात करते हैं तो पहला है कुमारमात्य। कुमारमात्य क्या होता था? ये सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था। फिर संधि विग्रह है जो संधि और युद्ध से संबंधी मंत्री था। फिर ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी है तो यह भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। फिर दंड पाशिक होता था जो पुलिस विभाग का प्रधान होता था और शर्तवाह जो था वो व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करता था। सैन्य संगठन की बात करेंगे तो गज सेना का जो प्रधान था उसे महापिलुपति कहते थे और अश्व सेना के प्रधान को महाश्वपति कहते थे। महाश्वपति। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन में देखिए तो जो गुप्त समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कायस्थ जो जाति थी वो इसके समय में जो है देखने के लिए मिलती है, उसका विकास होता है। उसके बाद शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार होता है और सती प्रथा का प्रचलन मिलता है। ये भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसमें सबसे पहले सती का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। धार्मिक जीवन की बात करेंगे तो भागवत धर्म जो था वो केंद्र बिंदु बन गया था और जो गुप्त काल के शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले हुआ करते थे। इसके समय में त्रिमूर्ति पूजा बहुत प्रसिद्ध थी। त्रिमूर्ति पूजा में कौन होते थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा। राजकीय चिन्ह की बात करें तो गुप्त काल का जो राजकीय चिन्ह था वो विष्णु का वाहन गरुड़ हुआ करता था। और महत्वपूर्ण अवशेष की बात करें तो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर जो है जो कि पंचायतन श्रेणी में बना है, वहां से इसका साक्ष्य देखने के लिए मिलता है। अब आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि हुआ करता था। कृषि, व्यापार और विकसित उद्योग धंधे। भू राजस्व जो था वो कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। सिंचाई की बात करें तो वो राहत और घटयंत्र के द्वारा की जाती थी, यानी नहरों का निर्माण करके, कुओं के निर्माण करके सिंचाई की जाती थी। मुद्रा का बात करेंगे तो स्वर्ण की मुद्राएं दिनार कहलाती थी जो काफी प्रचलित थी। गुप्त काल के दौरान जो वहां की जो भूमि थी उसे कई भागों में विभाजित किया जाता था। जैसे क्षेत्र भूमि वैसी भूमि होती थी जो कृषि योग्य होती थी। वास्तु भूमि वैसी भूमि होती थी जो रहने योग्य भूमि होती थी और अपरहत भूमि जो थी वो बिना जोती गई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहते थे। ठीक है, अब कुछ आर्थिक शब्दावली है। जैसे भाग का मतलब क्या होता था? राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा, यानी राजा को जो हिस्सा प्राप्त होता था उसे भाग कहते थे। ठीक है, वहीं हिरण्य की बात करेंगे तो द्रव्य यानी नकद रूप में लिया जाने वाला जो कर होता था उसको हिरण्य कहते थे।
विष्टि की बात करेंगे तो ये निःशुल्क या बेकार श्रम जो होता था उसे विष्टि कहते हैं। कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। विष्टि क्या था? तो विष्टि जो था वो निःशुल्क या बेकार श्रम को विष्टि कहते थे। और अग्रहार क्या होता था? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते थे। और एक ऊपरी कर नामक कर भी होता था। ऊपरी कर तो किसी भी चीज पर ऊपर से ली जाने वाली जो कर थी ना, जो एक्स्ट्रा लिया जाता था, उसी को ऊपरी कारा कहते थे। ठीक है। व्यापारिक केंद्र की बात करेंगे तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र उज्जैन हुआ करती थी। प्रमुख बंदरगाहों की बात करेंगे तो पूर्वी भारत का व्यापार जो है वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। वही पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो पश्चिम भारत का जो बंदरगाह था वो भरूच और सोपारा था। ठीक है। तो पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति और पश्चिमी भारत में भड़ौच। ठीक है। चलिए अब गुप्त काल में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो गणित और खगोल के बारे में बात करेंगे तो इसके समय में आर्यभट्ट जो है काफी प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय लिखा गया जिसमें बताया गया कि पृथ्वी गोल है। इसके अलावा आर्यभट्ट के द्वारा ही दशमलव प्रणाली वगैरह दिया गया था। फिर बराहमिहिर की बात करें तो बराहमिहिर जो थे वो पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखते हैं। फिर गुप्त काल के दौरान आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी विकास होता है। धन्वंतरी जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से शामिल थे और उन्हें भारतीय आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। गुप्त काल में कला और साहित्य का भी चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। वहाँ इसमें भी काफी विकास होता है। ठीक है। तो वास्तुकला की बात करेंगे तो शिखर युक्त मंदिर का निर्माण जो है इसके समय में देखने के लिए मिलता है। जो वर्तमान स्थिति में जो मंदिर देखने के लिए आपको मिलते हैं, जो नागर शैली के मंदिर हैं, ठीक है, तो ये मंदिर जो है इसका विकास गुप्त काल के समय में ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है। नागर शैली के जो मंदिरें हैं उसका विकास गुप्त काल से ही शुरू होता है। फिर चित्रकला की बात करेंगे तो अजंता की चित्रकला की गुफा संख्या 16, 17, 19 में जो गुफाएं हैं वो सब गुप्त काल से संबंधित हैं। और गुप्त गुफा संख्या 17 जो है उसमें चित्रों का चित्रशाला भी कहा जाता है। ठीक है। तो गुफा संख्या 17 जो है उसे चित्रों का चित्रशाला भी कहा जाता है। वहीं बाघ की गुफाओं की बात करें तो ये धर्मनिरपेक्ष और लौकिक विषयों पर आधारित हैं। तो इनका निर्माण भी जो है उसका संबंध गुप्त काल से है। गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इनके समय में महाकवि कालिदास जो है वो हुआ करते थे तथा ये नवरत्नों में शामिल भी थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। फिर मंदसौर प्रशस्ति की बात करें तो इसकी रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति रचना कौन करता है? वत्स भट्टी करता है। अब प्रमुख रचना और प्रमुख रचनाकार की बात करें तो कालिदास के द्वारा क्या-क्या लिखा गया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, कुम्हार संभवम, मेघदूत, रघुवंश और ब्रिह्मोवंशीय। तो ये सब जो है आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया था। फिर विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल के दौरान ही विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है। शूद्रक के द्वारा जो है शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। और अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना की गई है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये गुप्त काल समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में जो है हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी लेंगे। ठीक है। तो स्रोत भी कई भागों में विभाजित किया गया है। साहित्यिक स्रोत की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे तो उसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण वगैरह आते हैं। वहीं बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो उसमें त्रिपिटक, महावंश, दीपवंश, जातक कथाएं, बुद्ध चरित्र, इन सब का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और अचरांश सूत्र प्राप्त होते हैं। वहीं अन्य ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी है। अर्थ कौटिल के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र और विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस प्रमुख है। इसके अलावा अन्य स्रोत भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर कुछ शासकों के द्वारा रचित साहित्य की बात करें तो जैसे सातवाहन के राजा थे हाल, उनके द्वारा गाथा सप्तशती लिखा गया। हर्षवर्धन के द्वारा क्या लिखा गया? तो हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका लिखा गया। ठीक है। इसके अलावा प्राचीन काल में कुछ विदेशियों जो थे उनके द्वारा विवरण भी लिखा गया है। तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला है हेरोडोट्स। ठीक है। हेरोडोट्स जो है वो यूनान का था और इसके द्वारा हिस्टोरिका लिखा गया है। ठीक है। और इसे जो है इतिहास का पिता भी कहते हैं हेरोडोट्स को। ठीक है। फिर मेगास्थनीज की बात करें तो ये यूनानी था, इसके द्वारा इंडिका लिखा गया। फाहियान की बात करेंगे ये चीनी था, ये फाकुकी लिखता है। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है। ठीक है। अब हम लोग वेन्सान की बात करते हैं तो वेन्सान जो है वो चीनी यात्री था और ये सीयूकी लिखता है। और वेन्सान जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय आता है। अलबरूनी की बात करेंगे तो ये अरब का रहने वाला था और ये हकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना करता है। और अलबरूनी जो था वो महमूद गजनी के साथ भारत आता है। अब कुछ पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोत में भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। जहां तक एपिग्राफी की बात करेंगे तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है। अब सिक्कों की बात करेंगे तो भारतीय सिक्के जो थे वो पंचमार्क या आठ सिक्के कहलाते थे। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने शुरू किए थे और गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है। गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उसे दिनार कहा जाता था। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था उसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में।
अब यहाँ पर कुछ शासक और उनके द्वारा अभिलेख जो बनाए गए हैं उनके बारे में चर्चा है। तो जहाँ तक समुद्रगुप्त की बात है, तो समुद्रगुप्त का जो वो था दरबारी लेखक था हरिसिंह, उसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखाया गया था। रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख लिखाया गया है। स्कंदगुप्त के द्वारा जो है भीतरी स्तंभ लेख लिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा खारवेल की बात करें, कलिंग नरेश खारवेल, तो इसके द्वारा हाथी गुफा अभिलेख लिखाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय की बात करेंगे, जो चालुक्य शासक था, इसके समय में एहोल अभिलेख की रचना हुई है, जिसके रचयिता रविकीर्ति थे। भानुगुप्त की बात करेंगे तो एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है और इसमें सबसे पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। गौतमी बालसरी की बात करें तो जो कि सातवाहन शासक था, इसके द्वारा नासिक अभिलेख लिखाया जाता है। इसके अलावा कुछ विदेशी अभिलेखों की बात करेंगे तो बोगाजगोई अभिलेख जो है उसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ, इन सब के नाम का उल्लेख मिलता है। तो बोगाजगोई भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक और रचनाएं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए सर विलियम जोन्स। तो ये क्या करता है, 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराता है। विल्किंसन की बात करेंगे तो 1785 में श्रीमद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराता है। और विंसेंट आर्थर स्मिथ की बात करेंगे तो ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखता है, ठीक है। A.L. बैसम की बात करेंगे तो इनके द्वारा वंडर दैट वाज इंडिया लिखा जाता है। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाता है। विल्किंस के द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाता है। विंसेंट आर्थर स्मिथ की बात करेंगे तो ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखता है। और A.L. बैसम जो है ये वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक हैं। इसके अलावा D.D. कोसाम्बी की बात करेंगे तो उनके द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया था। D.D. कोसाम्बी क्या लिखते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और पेरिफेरल्स ऑफ एरिथेरियन सी, यह किताब है जो अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा मनुस्मृति का अनुवाद जो है वो भी किया गया है। तो मनुस्मृति के अनुवाद को अ कोड ऑफ जेंटू लॉज भी कहा जाता है, ठीक है। तो मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद को क्या कहते हैं, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। अब यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है जिसमें प्रमुख रचनाएं और उसके लेखक दिए गए हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, एक तरफ रचना दिया गया है और एक तरफ लेखक दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रचना को देखते हैं। मिताक्षरा, तो ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। दय भाग की बात करेंगे, दाय भाग तो ये जीमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और रघुवंश, मेघदूत, ये सब कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। मृक्ष कटिकम शूद्र के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास और बाल रामायण, ये सब राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। हर्ष चरित्र ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। विक्रमादेव चरित्र की बात करेंगे, विक्रमांक देव चरित्र, तो ये बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। अमर कोश के द्वारा अमर सिंह के द्वारा अमर कोश लिखा गया है। फिर मिलिंद पान्हो जो है वो मिलिंद मियांडर और नागसेन के बीच का जो वार्तालाप है उस इस पुस्तक में संकलित है, जिसे नागसेन के द्वारा लिखा गया है। बृहद संहिता की बात करेंगे तो इसके लेखक बराहमिहिर हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की बात करेंगे तो ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष, कई बार पूछा गया है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के लेखक। शिशुपाल वध ये माघ के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस की बात करेंगे तो रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है, तो ये नारायण भट्ट हैं। और गार्गी संहिता जो कि ज्योतिष ग्रंथ है, इसके लेखक कात्यायन है। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जो भी प्रसिद्ध किताब है और उसके जो लेखक हैं, प्रमुख रचनाएं और लेखक, यहाँ से प्रश्न पूछता है तो इस लिस्ट से जो है इस सारा सवाल बन जाएगा। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट वीडियो था। अब हम लोग अगले वीडियो में मेडावल हिस्ट्री देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।